The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम अत्यन्तै विशेष छ। विशेष यस अर्थ भारतबाट आउनुभएकी विश्वविख्यात शोधकर्ता हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। उहाँले गाँजाको बारेमा, हेम्पको बारेमा शोध, अनुसन्धान, खोज, अन्वेषण गर्नुभएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। जब मैं नेपाली में बोल रहा था कुछ समझ में आ रहा था? जी, बहुत कुछ समझ में आ रहा था। यस, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे जो ग्रैंडफादर है, मेरे जो दादाजी हैं, वो नेपाली थे एंड वो नेपाल से इंडिया गए थे। मेरी ग्रैंड मदर इंडियन एंड देन पूरी लीनिएज उस तरह से। हैविंग सेड दैट, तो नेपाल की छोरी पोती। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं भी ट्राई करूंगा। आप हिंदी में ही बोलिए ताकि हमारे दर्शक जो है नेपाल में और इंडिया में भी ज़्यादातर हिंदी में समझेंगे। इंग्लिश में भी कभी कभी आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो आपने जो हेम्प पे रिसर्च किया है और आपका जो कथा है, हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इंटरनेट में देख लिया, बहुत अच्छा लगा। फिर भी हमारे दर्शक के लिए जानने की एक इच्छा रहेगी कि एक लड़की हेम्प में रिसर्च कर रही है, शोध कर रही है, अध्ययन कर रही है, वो कैसे हुआ? हाउ द हेल शी केम इनटू दिस genre, because the whole world is against this thing. So let's start from there. बहुत सही चीज़ कही आपने कि पूरी जो दुनिया है इसके अगेंस्ट है, एंड एक लड़की कहाँ से आ गई जो इसकी शोधकर्ता बन गई और इतना इसके बारे में बात करने लगी जी। ये शुरू हुआ था आज से कुछ 11 साल पहले, जब मुझे बहुत कम उम्र में, 19.5 साल की उम्र में, बेसिकली 20वां भी बर्थडे नहीं था की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस हो गया। हैविंग सेड दैट, मेरा जो इलाज था, डॉट्स की मेडिसिन मेरी हेल्थ को बेटर नहीं कर पा रही थी, तो गांजे से हुआ, जिसके चलते 4 महीने में मेरा जो टीबी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसके बाद मैं वापस स्वस्थ हो गई, काम करने लगी, जॉब करने लगी, वापस पढ़ाई भी कंप्लीट की, मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन एक मन में हमेशा मलाल रह जाता था, क्योंकि जैसे आपने बोला ना, गांजे के तो सब कोई अगेंस्ट है। तो मैंने भी यही देखा कि अगर मैं किसी को बताऊं भी कि जैसे कि हाँ मुझे टीबी हुआ था और गांजे ने मेरे इलाज किया, तो उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। अब ये इस प्रकार हुआ कि विदेशों में तो आज से नहीं 75 साल से इसके प्रति मेडिसिनल एज इन दवाई के तरह यूज़ किया जा रहा है। और जैसे कि भारत, जैसे कि नेपाल, दोनों जगह पे इंटरनेशनल प्रेशर के चलते ये इल्लीगल करवा दिया गया था। वरना हमारे आयुर्वेदा में इसका उल्लेख बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। ना ही सिर्फ आयुर्वेदा में, बट अगर हम अपनी गीता भी उठा के देखें, भगवत गीता में भी एक बहुत अच्छा वर्स है जिसमें बोलते हैं कि जो भी हर्ब अर्थ पे है उसका कोई ना कोई इस्तेमाल बहुत बढ़िया हमने दिया है, और वो रिचुअल सेक्रेमेंट के साथ साथ हमारे जीवनी भी तो एक रिचुअल और सेक्रेमेंट है, उसमें यूज़ होता है। तो उसकी रिसर्च एज इन जो हमारा एक होता है ना, जेन जी जो जनरेशन जो हमारी है, एक बहुत क्यूरियस जनरेशन रही है। तो जब मेरा इलाज हो रहा था, मैंने देश में तो नहीं लेकिन विदेश में बहुत एक्टिविस्ट्स के वीडियोस देखे और पेशेंट्स के वीडियोस देखे, तब मैंने अपना इलाज किया। 22 साल की उम्र में मुझे रियलाइज़ हुआ, 2 साल बाद अपना इलाज करने के, कि एक ज़रूरत है हम सबको इसमें बात करने की, इस बारे में। तब मैंने हेम्पवती का फॉर्मेशन किया। बहुत लकी हूँ मैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स, स्पेशली वैद्य, मेरे साथ जुड़े। उनके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े जिनको ऑलरेडी ये चीज़ पता थी, लेकिन वो शर्माते थे, घबराते थे, क्योंकि गांजा एक टैबू सब्जेक्ट हो जाता है, जो कि कितना गलत है। कल शिवरात्रि थी ना, शिव जी को क्या चढ़ाया आपने? ऑफ कोर्स बेलपत्र, भांग और ये जो धतूरा
धतूरा के पत्ते भी, धतूरा के फल भी। जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि शिव जी के ऊपर चढ़ता है तो हमें भी अपने ऊपर चढ़ा लेना चाहिए, लेकिन अगर महादेव जिनको हम बोलते हैं उनकी पूजा पूरी नहीं होती इसके बिना, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो 8 साल पहले जब मैंने हेम्पवती फॉर्म किया, पार्वती की बेटी पोती जो समझना है उस तरह से, द वन विद द नॉलेज ऑफ हेम्पवती, वती का मतलब होता है जिसको उस चीज के नॉलेज हो, ज्ञान हो। तो मुझे ऐसा लगा जब मेरा इलाज हुआ, उसके अलावा जो मैंने पढ़ा, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस भी हर किसी को नहीं मिल पाता है। भगवान की दया इतनी है कि मैंने पढ़ाई लिखाई स्कूल में जाके, अच्छे स्कूल में जाके मेरे माँ बाप ने करवाई। मैंने ग्लोबल कल्चर देखा है, मेडिसिन्स कैसे यूज़ होते हैं, तो मैं इसके बारे में और रिसर्च कर सकती थी। और मुझे पता था कि एक सब्जेक्ट और आगे जाके विदेशों में खुला हुआ है, हमारे यहाँ नहीं। तो विदेशों से तो हम गाड़ी भी लाए थे, भारत में तो गाड़ी पहले थी नहीं ना। तो उसी तरह मैंने आगे इस चीज़ पे काम करना शुरू किया। वंडरफुल। तो आपका मैं इंटरव्यू देख रहा था, आपने बहुत से हमारे वेदों से, उपनिषद से, पुराण से आप कोट कर रही थी कि वहाँ पर भी इसके बारे में लिखा हुआ है। और सबसे पहली बात ये कहते हैं कि भगवान शिव को जो गांजा से एसोसिएट करके हम बताते हैं, और ऑफ कोर्स धतूरा तो हम चढ़ाते ही हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं। और देखा जाता है कि उनके जो भक्त होते हैं, विशेषकर शैव परंपरा के जो साधु होते हैं, चाहे वो अघोरी हो, चाहे नागा हो, चाहे दूसरे हो, वो सब गांजा पीते हैं। और when you talk to them, of course they appear little bit creepy, they appear little bit dirty, they appear little bit wasted people because of having excessive amount of ganja। वो decent नहीं दिखते ना। जैसे आप हेम्पवती नाम से परिचित हैं, आप हेम्प के बारे में बोलती हैं, यू लुक अपीयर डिसेंट, सो वी कैन ट्रस्ट ऑन यू। बट व्हेन अ गाय लुक्स एट अ बाबा एंड ही इज वेस्टेड and because of that appearance he makes a taboo on the ganja look, how they appear, how they are wasted, and of course, and in this time, in this era, when the youth especially have lots of excessive amount of ganja, and they again totally go into it, रात दिन वही फूक रहे हैं, और दे आर वेस्टेड अगेन। सो जो लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं, उचित तरीके से नहीं प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए भी हेम्प टैबू बन गया है, गांजा टैबू बन गया है। और दूसरी बात जो अमेरिका ने इलीगल कर दिया, उसकी वजह से भी, और लीगल करने के बाद वापस लीगल तो कर दिया, अब तो आप अमेरिका के एयरपोर्ट्स में भी स्मोक कर सकते हो, जॉइंट कनाडा में भी कर सकते हो, और हम यहाँ पे बैठ के अपने भाई बहनों को अरेस्ट करवाते रहते हैं। कर रहे हैं। तो आपका तो आप टू आंसर दैट, एक चीज आपको पता है चाकू, है ना, चाकू क्या होता है? ऑफ कोर्स। अब आप चाकू किसी डॉक्टर को दे दो तो वो सर्जरी करेगा, उस चाकू के बिना तेज धार हम सर्जरी नहीं कर सकते। अगर आप मम्मी को दे दो अपनी, तो वो सब्जी काटेंगी उससे। अगर आप किसी दिमाग से शातिर इंसान को दे दो, तो शायद वो उससे कुछ बिजनेस करने का सोचेगा। लेकिन आप किसी नेगेटिव इंसान को दोगे तो वो क्राइम करने का सोचेगा। तो इसमें चाकू की गलती हो गई कि उस इंसान और उस इंसान की परवरिश और उसके जिस एक थॉट प्रोसेस से वो बना हुआ है, उसकी गलती हो गई। तो हम चाकू को बैन नहीं कर सकते, करेक्ट? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। हम ऐसी सोसाइटी बनाएं जिसमें हर चीज़ का उपयोग और दुरुपयोग सामने दिखाएं। बिल्कुल। जब सामने बच्चे को पता होता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, अब बुरी क्यों है, फॉर एग्जाम्पल जैसे चाकू बोला, उसी तरह पानी एक चीज़ होती है, वाटर, टू मच ऑफ वाटर अगर आप पीते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके फ्लश आउट हो जाते हैं, लेकिन एक राइट अमाउंट ऑफ वाटर लेना ज़रूरी होता है। अब जो साधु संत होते हैं, जो आपने जो वर्ड यूज़ किया, वो जो क्रीपी क्योंकि वो स्मोक अप कर रहे होते हैं, उनकी आंखें चढ़ी हुई होती हैं। बेसिकली वो एक होता है ना, लाल होती है आंखें चढ़ी हुई होती हैं। वो ऑलरेडी डुअल रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, वो एक सत्य में जी रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है
नॉर्मल जीवन में। अब वो कैनबिस उतनी ही मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि उसका ओवर यूज़ और अब्यूज़ उनके लिए नहीं हो सकता है बॉडी पे। मैं उसमें डी एडिक्शन और एडिक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरडोज की बात कर रही हूँ जिससे मौतें होती हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोकेन ड्रग है, ओपियम ड्रग है, इन दोनों से ओवरडोज से मौत होती है। और भी केमिकल्स है जिनके ओवरडोज से मौत हो जाती है। आपने कभी सुना है क्या गांजे के ओवरडोज से मौत हो गई? किसी ने 50 चिलम पी ली, मौत हो गई, उसकी 5000 चिलम पी ली, मौत हो गई? कभी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उस चीज़ की ही गलती नहीं है उसमें। कभी भी अब्यूज, लोग मरते हैं तो सिरिंज वगैरह से मरते हैं। वो ओपियम और ये सारे टैबलेट्स जो खाते हैं, चिट्टा, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं केमिकल। अब ये ऑर्गेनिक चीज़ है और हमारे शरीर के अंदर एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम भी होता है। एंडोकैनाबिनॉइड वो सिस्टम होता है जो कि आपके मूड को, जो कि बाकी ऑर्गन्स बॉडी के हैं उनके एक रिदमेटिक चलाने में, हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत काम आता है। अब इसका नाम ही एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है क्योंकि हमारी बॉडी भी कैनाबिनॉइड्स प्रोड्यूस करती है और जब उसकी कमी हो जाती है तब कितनी सारी बीमारियां आती हैं। तभी उसके सेवन से कितनी सारी बीमारियां कम होती हैं। यहाँ पे किताबें कुछ मैंने इसीलिए रखी हैं कि ये पब्लिश्ड और प्रिंटेड किताबें हैं विदेशों में। जैसे कि कैनबिस हेल्थ इंडेक्स अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वो किताब है जिसमें 100 बीमारियों का भांग गांजा कैसे इलाज करता है और कौन सी यूनिवर्सिटी में उसकी स्टडी हुई है, किस सन में उसकी स्टडी हुई है और उसको पब्लिश किया और कौन सी स्ट्रेन काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे लेट्स से कोई स्किन डिजीज़ का है ना, स्किन डिजीज़ जनरल में क्या होता है, फिर हमारे शरीर में कैसे अलग अलग सिस्टम और हमारा एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम बॉडी का जो है उसको कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। फिर कौन से सन में स्टडी हुई थी, स्किन से एलर्जी, कई बार स्किन कैंसर भी, सोराइसिस, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, डर्मेटाइटिस, एक्सेमा वगैरह जो नहीं होता है कितनी सारी, इन सब का ट्रीटमेंट भांग और गांजे से कई जगह पे रिसर्चेज में हो चुका है। जैसे कि अगर मैं नाम लूँ कौन से सन में, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी 2012, 2006 में हुआ है रशिया में, 2007 में हुआ है आपका हंगारी में, 2009 में आपका इन जनरल ग्लोबल स्टडीज़ जो करते हैं उन्होंने किया है। और ये एक बीमारी की बात नहीं है, ये बेनिफिट्स ऑफ CBD एक बीमारी की बात नहीं है, मतलब हैं तो हज़ारों बीमारियां आज की तारीख में, लेकिन इसकी अपडेटेड किताब भी आ गई है 200 बीमारियों का गांजा कैसे इलाज करता है। तो ये तो 100 बीमारियां हैं और उसमें एजिंग से लेके HIV तक। 1975 में जब भारत और नेपाल ने बैन किया था, 1985 में सॉरी, जब बैन किया था, शुरुआत तो 1975 से हुई थी ना, कॉन्फ्रेंसेस जब शुरू हो गई थी, तब ही US में HIV के पेशेंट्स को कैनबिस से इलाज किया जा रहा था, उनका सिम्टम्स कंट्रोल किए जा रहे थे। वाह। तो एक तरह से ये देखा जाए कि अब ये तो फिर भी बहुत रीसेंट पास्ट है। 1895 में जब हम ब्रिटिश राज के अंडर थे, ऑलरेडी अंडर थे, तब एक ब्रिटिश हेम्प कमीशन रिपोर्ट बनाई गई थी ये जानने के लिए कि ये भांग और गांजा करता क्या है और ये लोग बीमार कैसे नहीं पड़ते, इनका इम्यूनिटी सिस्टम कैसे इतना स्ट्रांग है। गरीब से गरीब इंसान जो सड़क पे है या जो ये साधु संत हैं, 250 साधु संतों का इंटरव्यू लिया कि आप ये चिलम पी के बिना खाए पिए जीवित कैसे रह जाते। वो इस तरह से कि जो स्पिरिट मॉलिक्यूल होता है, जो एथर बॉडी होती है, स्पिरिट हमारी जो होती है, उस तक पहुंचने के लिए हमारा शरीर कई सारी लेयर्स, शरीर ही लेयर है सबसे बड़ी, तो उसको सरपास करने के लिए भांग बहुत मदद करता है। हैविंग सेड दैट, अब्यूज़ किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। बच्चे को कई बार आप डांट दो तो अच्छी बात है, एक बार डांट दो, उस पर चीखने लगो, चिल्लाने लगो, अच्छी बात नहीं। उसको मारने लगो
डिपेंडिंग उसने क्या किया है, लेकिन अगर शुरुआत से ही आप उसको डांट दो छोटी गलती पे तो चीखने चिल्लाने मारने की नौबत नहीं आई। करेक्ट। तो सेम गोज फॉर कैनबिस। अब आप किस मात्रा में लेते हो ये तो वो बात हो गई कि मुझे 1 रोटी समझ में आती है दिन में, दोपहर में 4 समझ में आती है, आपको शायद दिन में 1 भी रोटी नहीं मन करता होगा, रात को 2 रोटी खाने का। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारी बॉडी एक एक्टिव है हमारा। जी बताइए। इतने भी जो रिसर्च हुए हैं और जैसे वी सी बाबा एंड पीपल हैविंग गांजा ओनली इन चिलम। सो जब ये रिसर्च हुआ और जब औषधि के रूप में प्रयोग करने लगे तो वो किस किस तरीके से प्रयोग करते हैं? ये तो मॉडर्न साइंस का है। हमारी जो आयुर्वेदा में है उसके में 45 पेजेस ऑलमोस्ट दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ कैनबिस के ऊपर। मैंने काफ़ी फाइल्स इकट्ठा की हैं इसके ऊपर। मुझे तो, बात याद आ रहा है अभी, जब हमारे घर में हम भैंस पालते थे और जब वो भैंस का बच्चा छोटा होता है तो कभी उसको डायरिया हो जाता था, ज़्यादा मिल्क पी लेता था कभी कभार, तो डायरिया हो जाता था। तो मेरी माँ गांजा रखती थी, मतलब छुपा के, हमें किसी को भी पता नहीं चलता था कि गांजा होता था घर में, और निकाल के उसे तेल में मस्टर्ड ऑयल में उसे तड़का लगा के फिर वो पिला देती थी बच्चे को, और वो एकदम फाइन हो जाता था अगले दिन। आई हैव सीन द यूज ऑफ दैट इन माई हाउस ऑल्सो। मेरी माँ करती थी। तो व्हेन आई सॉ दैट इन माई चाइल्डहुड and I got the sense, wow, it works. Loose motion is listed over here, diarrhea is listed over here. Okay. And that is modern science. लेकिन हमारी दादी नानी पर दादी बात नहीं कर पाती थी ना इंग्लिश में, तो उनकी नॉलेज को डिनाई कर दिया गया। तो ये लैंग्वेज का खेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने बोला जब हमें पीछे पड़े थे बैन करने के लिए 1975 से 85 के बीच में, बेसिकली 90 के बीच में, क्योंकि इम्प्लीमेंट करते करते टाइम लगा, तब वो लोग वहाँ पे HIV और ऑलरेडी कैंसर पे देख रहे थे कैनबिस के थोड़े थोड़े चेंजेस होना। तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? कई तरीके से। तो जो भांग का पौधा होता है उसमें एक होता है फूल। पहली बात तो मेल फीमेल बिल्कुल अलग होता है। अच्छा। जो मेल गांजा होता है, प्लांट होता है, उसमें सीड्स होते हैं और पत्ते होते हैं सिर्फ। अच्छा। फीमेल में फूल होता है जो गांजा होता है, जो बड होती है बेसिकली। अच्छा। जिसको सुखाया जाता है। लेकिन मेडिसिनल ये दोनों चीज़ें होती हैं। हेम्प का जो पत्ता होता है, भांग जिससे बनती है सुखा के, जिसको मेनली, वो भी मेडिसिनल है। इंडिया में भी और बाकी जगहों पे भी उसमें भी THC CBD कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। सेम जो उसका फूल होता है वो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में होता है। उससे ऑयल बनाया जाता है, उससे कैप्सूल बनाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली मैं सैम्पल्स तो नहीं ला पाई, लेकिन मैं खाली बॉक्सेस, क्योंकि मैं दिखाने के लिए इमिग्रेशन वगैरह क्लियर नहीं कर सकते आप ये सबसे, क्योंकि नेपाल में अभी भी लीगल नहीं है उस तरह से। लेकिन बात तो चल रही है, लेकिन आई एम होपिंग, फिंगर्स क्रॉस, बहुत बढ़िया नेपाल में होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अब बहुत से एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं और संसद में, पार्लियामेंट में भी बात हो रहा है और बहुत एजुकेटेड लोग भी बोल रहे हैं। तो इट इज वेरी वेरी पॉसिबल, सून, वेरी सून इट विल बी legalized in Nepal. I am seeing myself for the last 5 years. बहुत सारे लोग एक्टिव हैं नेपाल में। उनमें से कुछ तो विदेश US और ऑस्ट्रेलिया से भी जाके मदद मांग के आए हैं। मदद इन द सेंस प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी गांजे और भांग पे एडवांस रिसर्च कर रहे हैं, उनको यदि नेपाल में लाया जाए तो नेपाल स्टार्ट ही करेगा उस लेवल से जहाँ पे वो कंट्री ऑलरेडी है। और हमें वही चाहिए। हम क्यों ग्राउंड जीरो से शुरुआत करें कि सेम लेवल से हम जा सकते हैं जहाँ पे बाकी कंट्रीज हैं। तो उसमें से कुछ हैं, जैसे रीलीगलाइज नेपाल एक है। फिर शुभम महाराज जी हैं जो गोरखनाथ आश्रम से भीम उपाध्याय सर तो सबको लीड कर रहे हैं एकदम। बड़ा भाई जो एक होता है, उन्होंने तो शुरुआत की थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक तरह से। और पार्लियामेंट में खतीवड़ा जी हैं जी, विरोध खाटेवाड़ा जी, जो आपके मिस नेपाल के पिता भी हैं वो जी। Was I right to hear health minister? I don't know. No. Probably he was just Samsad. Okay. I don't know if he was a minister, but yeah, but he's very much
educated person Yeah. and very good guy, and he is father of former Miss Nepal. So they had a good impression on people. So and they also spoke. Yeah. द बिल इज देयर इन द पार्लियामेंट. अब वही हो जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी जी, है. जी, जी. स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, जो जजेस हैं यहाँ पे. एक तो होता है आपने पिटिशन दे दी वहाँ पे जाके, एक होता है इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें ताकि लॉयर्स आ सकें. Right. जो मम्मी पापा होते हैं बच्चों के, जिनको सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि अभी भंग छुट्टा हो जाएगा तो फिर तो हमारे क्या होगा, है ना, बिल्कुल. फिर हमारे बच्चे तो नशे में ही चूर रहेंगे. तो मेरे पापा बहुत बढ़िया चीज कहते थे कि बेटा अगर किसी को मिठाई बहुत पसंद है ना, उसको हलवाई बना दो. अगर इतनी मतलब पसंद होगी ना फिर भी, लेकिन इतनी मिठाई देख के ना इतना वो हो जाएगा कि वो मिठाई खाने, और उसको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस क्या होता है उसका. तो वो उतना ही खाएगा और फिर बाकी उसका बिजनेस करेगा. और जब ये भांग लीगल हो जाएगा, छुट्टा हो जाएगा, तो क्यों ना बिजनेस करे वो. और उसको लीगली फिर विदेशों में आज की तारीख में एक्सपोर्ट होता है. जर्मनी सबसे बड़ा इंपोर्टर है भांग और गांजे का इस टाइम पे, लीगली $1 बिलियन इंपोर्ट कर रहा है वर्थ ऑफ कैनबिस, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और अपने लोगों के प्रति मेडिसिन बनाने के लिए. ये कुछ सैम्पल्स के बेसिकली वही है, कवर्स हैं. तो किस किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, मतलब ये तो बेसिक पेन से रिलेटेड है. अच्छा, ये वाला ये टैबलेट में आता है क्या? जी, ये वाला टैबलेट में आता हाँ है. जी, ये टैबलेट में आता है. ये वाला जो पेन है एड. अच्छा. ये वाला जो है वो पेन ऑयल किलर. में आता है, ऑयल फॉर्म में आता है. कैनावेटिक. या इसका सब कुछ बनता है आजकल. इवन सपोस्ट्रीज जिनको पाइल्स और एनल कैंसर जैसी बीमारियां होती है, या यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर होता है, उनके लिए सपोस्ट्रीज तक बनाई जा रही हैं आजकल भांग की, इंसर्ट करने के लिए ना, क्योंकि दोनों तरह से आप बेसिकली मेडिसिन इनटेक. So this is essential oil. Yes. Some sort of. In a manner. Extract, tincture is available. So oil is very liquided state. इसका एक्सट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में होता है, जिससे मेडिसिन बहुत बढ़िया बनती है. और ये बिल्कुल अलग नहीं है. जैसे आपने मुझे बताया आपकी मम्मी राई का वो जो मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल लेके क्या कहते हैं, तड़का लगा के. एग्जैक्टली. तो हीट करने का वो तरीका उनका वो था. आज की तारीख में मशीन्स में वो हीट होके दवाइयाँ बनाई जाती हैं. अब वही हो जाता है कि देयर इज अ गैप दैट वी नीड टू वॉक टूवर्ड्स, बिल्ड अ ब्रिज. लैंग्वेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है. भाषा की वजह से जो हमारे देश वाले हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उनको इतनी एडवांस्ड नॉलेज है, उनको उसका हक नहीं मिल रहा. हक मिलना तो दूर की बात है, परेशानी भी हो रही है. तो लेट्स से अबाउट, तो आप और भी कुछ दिखा दीजिए. जी, ये वाली जो मेडिसिन है इनकी, सो अलग अलग ब्रांड्स हैं. आज की तारीख में इंडिया में ही कुछ 75 ब्रांड्स हैं, जिसमें से 10 ब्रांड्स हैं जो सबसे ज्यादा. दिस इज फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड दिस इज फ्रॉम दिस इज फ्रॉम इंडिया. दिस इज फ्रॉम इंडिया. दिस इज फ्रॉम जर्मनी. Okay. But they have it in Canada as well, the same company. India. So these are basically, the things. It is also the license from number. India. Yeah, the license number, which ministry has given the permission and everything. All of that is written. So अगर आप जैसे दर्शक लोग अगर देख रहे हैं and they want to know किस किस रोग में किस किस तरह से इसका प्रयोग हो सकता है, could you come up with some? Oh yes, मेरा तो टीबी का इलाज हुआ है. हाँ, तो आपका टीबी का ही इलाज जो हुआ है, कैसे प्रयोग किया था आपने, कैसे, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करके? सो आई वुड से कि मैं फिर भी बहुत लकी थी कि मेरे आसपास ऐसे मित्र थे जो गांजे का प्रयोग करते थे. क्योंकि जब तक मुझे टीबी नहीं हुआ था, मैंने गांजा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया था, एक बार लिटरली. और आई लाइक हाँ है, ठीक है. आप इंडिया में रहती कहाँ पर है? मैं पैदा हुई हूँ दिल्ली में, बड़ी हुई हूँ बम्बई में. अच्छा, अभी आप बम्बई से आ रही हैं? नहीं, दिल्ली से ही आ रही हूँ. मैं पिछले 5 साल से हिमालय में ऑन ग्राउंड रिसर्च कर रही थी, अपनी इंडियन कम्युनिटीज के साथ काम कर रही थी. अभी हाँ, मैंने सुना था कि आप हिमालय में रह रही और हैं. हिमाचल दोनों जगहों पे मैंने लोकल कम्युनिटीज के साथ बहुत काम किया है. वहाँ पे भी अबाउट 10 फार्मर्स को लाइसेंस दिलवाया है
ऑन ग्राउंड, वाओ। जिसमें वो उत्तराखंड से मेनली हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं। तो इंडिया में अभी भी इलीगल है, 8 स्टेट में लीगल है। अच्छा जी। तो उस स्टेट में आप फार्मिंग कर सकते हैं? फार्मिंग 4 स्टेट में कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग 8 स्टेट में कर सकते हैं, सेलिंग ऑफ लीगल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। अच्छा। कितनी मजाक की बात है ना। At least that is a big consciousness. That is still a step towards the right direction. लेकिन नेपाल इस गलती से भी सीख सकता है। एक नेशनल लॉ होना चाहिए। देखिए, अलग अलग स्टेट्स, अगर कनाडा जैसा देश, जर्मनी जैसा देश लीगलाइज कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उससे बहुत कमा रहा है, तो व्हाई नॉट? एंड कई कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस में कोलोराडो जो जगह है, वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो टैक्स करके ये पैसा रोड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में लगा रही है। हाँ, तो आप कह रहे थे कि मुझे आपका एक पॉडकास्ट में सुन रहा था कि देयर आर 1000 uses of hemp. Yes. Could you just tell something? So you were asking आप me, अभी हाँ. लगा रही है जो साड़ी लगाई Oh, है, yes. ये भी हेम्प से बना हुआ है ना? जी हाँ। आपका बैग भी हेम्प का है। एंड ये साड़ी की तो बहुत बढ़िया कहानी है। एक बहुत बढ़िया दीदी है नताशा खेमका, आपके नेपाल से ही हैं, वाइल्ड वीव्स चलाती हैं ब्रांड। अच्छा। बहुत साल हो गए मेरी उनसे दोस्ती हुए। एंड ये हेम्प से वो साड़ी बना के मेरे टेडेक्स टॉक के लिए बाकायदा वो नेपाल से गोवा आई टेडेक्स टॉक के लिए मेरे। और मैंने ये साड़ी तब पहनी और ये कुछ साल हो गए, लेकिन एक होता है ना, हर चीज़ अपनी किस्मत लेके आती है। तो मैं ये डेफिनेटली इस बार पशुपतिनाथ भी लेके आई, ये सोच के कि शायद इंडिया में, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं रीज़न थी लीगलाइजेशन का, लेकिन हाँ, हर एक पिलर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक पिलर भी गया ना तो नीचे गिर जाता है। सेम आई होप दैट नेपाल में जो मेरी एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से कैनबिस में रिलेटेड हो, एक पिलर की तरह काम आ सके, ताकि मेरी गलतियों से भी सीखा जा सके, ताकि हम वो गलतियां ना करें। और मैंने जो कहीं कुछ थोड़ी बहुत शायद अच्छी चीज़ें कर ली हैं, उन चीज़ को कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया जाए। एंड उसमें मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो ठेठ गाँव में हैं, पहाड़ों में, यू नो, उनमें ऐसे रिचुअल्स आज भी हैं अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड। ओके। मैंने अपने टीबी का इलाज किया। आज मतलब वेद में, जब आयुर्वेद में वो लिखा हुआ है, जब जुएं हो जाएं तो भांग का तेल लगाना चाहिए। खांसी जब बहुत बुरी वाली आए तो भांग और घी के साथ तो उसका सेवन करना चाहिए। जब गैंग्रीन तो थी नहीं उस टाइम पे, लेकिन उसके सिम्टम्स जैसी बीमारी, जैसे आपका मसल का प्लाज्मा आने लगे, पूरे ट्विचिंग होने लगे और सूखने लगे, सड़ने लगे, उसके लिए भांग का इस्तेमाल करना। आज वही चीज़ें हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के थ्रू पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा फोर्ड जो कंपनी है, उसने भांग से बनी हुई गाड़ी भी बनाई थी। इंडिया में भी हेम्प से बना हुआ ईंधन बन गया है। शुरुआत उसकी यूरोप में हुई थी। ईंधन? जी। हेम्प बायोफ्यूल, बायोडीजल एंड एथेनॉल, बोथ ऑफ देम। बहुत बढ़िया चीज़ है। आप कपड़ा बना सकती हैं जी उसके फाइबर से। और कपड़ा, पेपर, ये रहे पेपर जो मैंने साड़ी पहनी है वो तो एक है, ये पेपर है जी। अब पेपर में भी इसके अलग अलग पेपर्स अवेलेबल है। ये नेपाली पेपर करके ये हैं जी, जो लोकता से बनता है। हाँ, वो मिक्स होता है। हाँ, ये हेम्प से बना है। हेम्प का जो फाइबर होता है ना, और ये तो थोड़ा मोटा वाला है, इसमें कई वर्जन्स हैं। ये देखिए, ये पतला वाला भी है। हाँ, ऐसा नेपाल में जो लोकता से बनता है, ऐसा दिखता है। जो फाइबर होता है उसको बिल्कुल जैसे हम अभी भी नेपाल में जो लीगल पेपर्स होते हैं ना, जैसे घर में अगर जो ब्रदर्स का जो प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए लिखना पड़ता है, तो वी राइट इन दिस काइंड ऑफ पेपर बिकॉज इट लास्ट्स मच लॉन्गर।
हाँ, सो हैम से भी ऐसा बनता है और इट ऑल्सो लास्ट लॉन्गर प्रोबेबली। एंड बोला जाता है दैट आई थिंक आप लोग भी आज भी उसी पेपर पे यूज़ करते हो और लिखते हो, क्योंकि पहला पेपर हेम्प से इसी एरिया में, मतलब नेपाल, चाइना, इंडिया जो हिमालय बॉर्डर है वहीं से निकला है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है ये, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये किताबों में ऑलरेडी पब्लिश्ड है। पहला पेपर, पहला कपड़ा दोनों हेम्प के फाइबर से बना था। वाओ। एंड दीज नॉट आर द ओनली थिंग्स विच आर पब्लिश्ड। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होते हैं, उनमें जो हेम्प के सबसे पुराने सीड्स निकले हैं वो टिबेटन प्लेटो, ये जो हिमालय का जो रेंज है, जो आपका इंडिया, नेपाल, चाइना बॉर्डर जो बेसिकली बोला जाता है, वहाँ से ही निकला है। तो ये लिटरली सोर्स ऑफ कैनबिस है, शुरुआत यहाँ से है, क्रेडल ऑफ कैनबिस। तो अब आपका पेपर आपने देखा, ईंधन तो डेफिनेटली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जाके आपके फॉलोअर्स सबसे बड़ी बात जो कपड़ा की बात हुआ, जैसे मैं एक बार इंडिया में हमारे गांव के नज़दीक जो इंडिया का बॉर्डर है ठूटीवारी करके, रक्सौल नहीं, गोरखपुर से कई 1-1.5 घंटे अर्जुन नगर दूरी में नेपाल से, नेपाल का जो नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट है, त्रिवेणी धाम और उधर लुम्बिनी है, इस एरिया में पड़ता है। तो वहाँ पर मैं एक खादी का दुकान में गया था और एक अंकल जी बैठे थे, गांधी जी का फोटो था और कुछ भीड़ भाड़ नहीं था, और दूसरे वाले कपड़े पसल में बहुत भीड़ थे। और मैंने पूछा, अंकल आप ऐसे बैठे हुए हो, खादी के कपड़े हैं, इतने अच्छे चीज़ होता है खादी, लोग नहीं आते खरीदने के लिए? तो उन्होंने कहा कि हाँ आते हैं, लेकिन जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तब आते हैं बेटे, अभी नहीं आते। Then I understood. See how much is the value of the cotton, pure clothes, hemp and but khadi. Hemp is better than cotton. Okay. कॉटन जब आप उगाते हो तो उसमें लगता है पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। हेम्प में ऐसा कुछ नहीं होता है। हेम्प का जो खुद का जो क्वालिटीज़ है ये एंटी बैक्टीरियल है, कॉटन एंटी बैक्टीरियल नहीं होता है। एंटीबैक्टीरियल इसमें it itself is antibacterial. Antibacterial. You don't need to put anything else. No, exactly. So the material itself जैसे नीम जैसा। Exactly. लेकिन ये कपड़ा तो ऑलरेडी इसका बन रहा है, आप जैसे कॉटन के ऊपर नीम छिड़क दो तब वो एंटीबैक्टीरियल बनेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी ही इसकी एंटीबैक्टीरियल है। तो जिन लोगों को स्किन इन्फेक्शन होता है वो कॉटन अगर पहनेंगे तो वो नॉर्मल रखेगा, उनकी खिंचेगा नहीं। Is it possible to buy pants, shirts? Yes, in India there are so many brands today. Like Eccentric, even abroad there are a lot of brands which have started. लेकिन शुरुआत अगेन नेपाल से हुई थी। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में भी हेम्प के बैग्स, नेपाल में थमेल में बहुत से दुकानें हैं जो सेल करती हैं, जो हेम्प के बैग्स वगैरह, जो पर्स भी बहुत फेमस है, यूरोप में फेमस हुए हैं, यूएस में, वो नेपाल से ही जाते हैं। सो वही हो जाता है, एक तरफ लीगल ये सारी चीज़ें हैं, बट वो जो ग्रो कर रहा है वो अरेस्ट हो जाता है। मतलब देयर इज़ अ लैक ऑफ सिस्टम इटसेल्फ, और सिस्टम बनाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई एम होपिंग कि आपके भी जो फॉलोअर्स होंगे और आपके भी जो जानने वाले होंगे और आप भी इस पूरे सब्जेक्ट को एक ओपन माइंड की तरह आप देखेंगे जी, क्योंकि पूरी दुनिया आज इसको एम्ब्रेस कर रही है, खरबों कमा रही है और ये समझती है कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अरे ये तो बहुत 200 बीमारियों से बचा रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके साथ हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 इसके सीड में होता है, इसके सीड से ही हेम्प बायोडीजल का जो बनाने की हम बात बता रहे हैं वो होता है, फाइबर से कपड़ा बनता है, पेपर बनता है, एनिमल बेडिंग बनती है, वुड बनता है, हेम्पक्रीट बनती है, बहुत कुछ बनता है। हेम्पक्रीट जो होती है वो इको हेम्पक्रीट होती है, जैसे सीमेंट होता है हमारा, ईंट होती है, वो बनता है हेम्प से अब। एंड ये आपका इको चीज़ है। बाहर अगर गर्मी होगी तो आपका घर ठंडा रहेगा इंसुलेशन की वजह से, उसका जो इंटरनल है। अगर बाहर ठंडी होगी तो आपका घर गर्म रखेगा वो। डबल अगर आप हीटर या कुछ किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा काम आएगा। अगेन ये सारी चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स को पहले से पता थी, वो इस्तेमाल करते थे अपनी चीज़ें बनाने में, दरी बनाने में, उसकी जो लकड़ियाँ जो बच जाती थी उसको यूज़ करते थे, रस्सियाँ उसी से बनती थी, हर एक चीज़ है ना।
आज वही सब कुछ वेस्ट ने एम्ब्रेस कर दिया। पहले हमारे पीछे पड़ पड़ के मार पीट के छुड़वा दिया, और आज उससे खुद वो इतना कमा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, और अब हम तो भूल चुके। हम अपडेट नहीं करते अपने आप को। हमने कुछ ज़्यादा अपडेट कर लिया अपने आप को। वो लोग पीछे चले गए और कुछ हमने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अपडेट कर लिया। So I think so it's time to uninstall some things and go back to the original version. Okay, such a nice thing. तो अभी आप नेपाल आई हैं. We are really honored to have such a great personality in Nepal, and we are also very honored to have you in our show. मैंने पहले starting में नहीं कहा, sorry. We are really honored that you accepted very easily. You are really famous, though you accepted very easily to give interview with us. It's first of all, it's an honor for me, and I have always felt a big connection with Nepal, तो दादाजी का. Secondly, मैं हुई ऐसी, शायद भांग ने इसीलिए मुझे चुना कि मैं नहीं बंद करने वाली अपना मुंह इस सब्जेक्ट के बारे में. तो कोई भी मुझसे अगर पूछेगा, कोई भी, कि आपको बैठ के इस बारे में बात करनी है, तो मैं डेफिनेटली हाँ बोलूँगी. लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ के मैं आपके वीडियोस देख रही थी, जिन लोगों के आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं, मतलब मेरा यहाँ पे बैठना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है. और वो स्पिरिचुअली मैं जानती हूँ और मुझे पता है, वो मेरी हंसी बता रही है. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर इट. सो ऑनर इज ऑल माइन. बट येस, आई नो वो कैनबिस से रिलेटेड ना, सब कैनबिस यूजर्स एक्चुअली फ्रेंडली होते हैं. Yes, definitely. आप खाली उनसे एक नॉन जजमेंटल पर्सन की तरह बात करें जाके, आप बैठे तो वो साधु संत भी जिनकी आंखें लाल हैं, और चाहे वो जो यंगस्टर भी है ना, वो भी अगर they are more open minded. I would say they just accept reality and each one the way they are. No That's judgments. what I'm about to ask next now. अगर ये जो प्रोग्राम हमें अब जो इंटरव्यू कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम ही द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ है. हमने जब यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई ख़त्म किया तो मैं कॉलेज पढ़ा रहा था. तो व्हेन आई वाज टीचिंग एंड ऑल दोज ओल्ड कोर्सेज, सेम ओल्ड थिंग, सेम ओल्ड शिट, वो देखने के बाद मुझे लगा कि ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे जो नया जनरेशन आ रहा है वो कहीं जाने वाला नहीं है. और हम ऐसा जनरेशन बना रहे हैं जो जनरेशन पढ़कर पासपोर्ट बना रहा है, कॉलेज जा रहा है, पासपोर्ट बना रहा है और बाहर जाने के लिए रेडी है. बस दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग, जस्ट दे वांट गुड ग्रेड्स, नंबर्स, so that they will have good interview and go abroad and पता नहीं वहाँ पर जाके कुछ भी करना है. लेकिन they don't want to spend time in this valuable land that we are standing here. And so हमने सोचा कि चलो एक रिस्क लेते हैं, कुछ ऐसी बात किया जाए जो दिलों को छुए और मस्तिष्क को वाइब्रेट करे और कुछ अलग बात कहा जाए, शेयर किया जाए. हम तो जानते हैं, हमने बहुत से संतों का संगत किया, चलो औरों को भी सुनाते हैं. सो then this question appeared to my mind, what is the secrets of our existence? Why are we here? What's all going on? तो ये जो माया है, इस माया के संबंध में, इस संसार के संबंध में, इस दुनिया के संबंध में बहुत से लोगों से हमने इंटरव्यू किया. तो इसी दौरान आपसे मुलाकात हुआ है. And you are such a great personality and have the experience of all of this spiritual people you have met, and hemp helps to raise your consciousness also. I know that few time in my life I also had the experience of testing it. So once I remember I was in Denmark, Copenhagen, and there is a place called Christiania, and this is especially no police allowed zone, and you can go there and do whatever you want, especially with the hemp. It is sold freely. And my friend took me there and I had the experience of trying it. And that day I heard the sound of universe, sound of Shiva, sound of whole existence was in front of me, and I was
I was experience everything. It is not possible to explain in the words. It was something beyond, and that point of my life gave a lot of insights. I have met many friends who have done this ayahuasca ceremony in America, North America, South America. So they also say this kind of herbs also help to raise your consciousness. So please put some light on that side of hemp. हेम्प और कैनबिस, भांग, गांजा डेफिनेटली एक हायर कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअली एक्टिव प्लांट है. इतना एक्टिव है कि इंसानों की तरह खाली वुमेन कैन गिव बर्थ, राइट? सो द सेम वे जो गांजे का प्लांट है, खाली जो फीमेल प्लांट है उसमें ही बड आता है, तो वो वहाँ तक एक्टिव है. हमारे शास्त्रों में अमृत मंथन का जिक्र होता है. कई कहानियाँ ऐसी भी मैंने सुनी है जिसमें बोला गया है जो अमृत मंथन का आखिरी बूंद था, उसके गिरने पे बेसिकली जब इंसानों ने बोला कि ठीक है, आपने भगवानों का देख लिया, राक्षसों का देख लिया, अब धरती तो हमारी थी, आपने अमृत मंथन कर लिया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं. तब आखिरी जो ड्रॉप थी उसको शिवजी ने ऐसा बोला कि तुम लोग तो अमृत के तो काबिल हो ही नहीं, राक्षसों को तक ही नहीं पहुंच रहा है, लेकिन तुम सबके लिए इसको एक प्लांट के रूप में भेजते हैं. तो इतने सारे इसके यूजेस, और अगेन स्टोरीज इज व्हाट रन द वर्ल्ड, करेक्ट? तो अभी एक कहानी मैंने भी सुनी थी, लेकिन उसका ये भी अंडरस्टैंडिंग होता है कि जो हमारा माइंड, बॉडी, सोल होता है, कैनबिस से रिलेटेड होता है. आपके माइंड पे भी वो वर्क करता है, स्पिरिट पे भी वर्क करता है, और डेफिनेटली आपके बॉडी पे भी वर्क करता है, विच इज़ वेरी मच नेसेसरी. जब आपको स्पिरिचुअली भी ऊपर की तरफ, बोलते हैं ना, आप जा रहे होते, एलिवेट हो रहे होते, ऊपर की तरफ जा रहे होते, जब तक आपके ये तीन बराबर नहीं है, बैलेंस में नहीं है, तब तक आप कैसे जाओगे? सो येस, दिस इज़ लाइक अ वन स्टेप और कुड बी 10 डिपेंडिंग ऑन द पर्सन और उसके कार्मिक साइकिल पे भी. कुछ लोग आया उसका सेरेमनी, मेरे भी बहुत जानने वालों ने की है, लेकिन वो आया उसका सेरेमनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शायद मैं जिन साधु संतों के साथ बैठती हूँ और जो उनके वो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ट्रांस स्टेट जो उनको मिलती है, वो सिमिलर स्टेट्स हैं, ताकि वो समझ जाएं कि कितने डायमेंशन होते हैं, कितनी रियलिटीज़ होती है और हम उससे आगे क्या कर सकते हैं. तो वो पूरा यूनिवर्स, जिस तरह से आपसे बात किया, कैनबिस ने आपसे बात की, कई लोगों से आयाहुस्का बात करती है, पेयोटे कैक्टस एक होता है, वो बात करता है. कुछ लोगों से ये बोला जाता है, एक मशरूम होता है सिलोसाइबिन, मैजिक मशरूम्स जो होते हैं, मैजिक मशरूम, यस वो यस, ये करते हैं. सिंपल लैंग्वेज में ये आपका रियलिटी, डुअल रियलिटी का पर्दा गिरा देते हैं. जो हम बोलते हैं ना, भगवान सब देख रहा है, आपको समझ में आ जाता है देख कौन कहाँ रहा है. ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो ये चीज़ तो हमारे साधु संत ऐसे बता देते हैं. नहीं, मैं तभी तो मतलब आई विल से आई हैव बीन लकी, वेरी लकी, कि मुझे मशरूम्स का एक्सपीरियंस स्पिरिचुअली हुआ है. कुछ और स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं जिनका मैंने एक सेरेमनी की तरह मैंने सेवन किया है. हैविंग सेड दैट, बहुत मेडिटेशन, आई अंडरस्टैंड, जब सदगुरु भी बोलते हैं या श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि आप ध्यान से भी वहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन हम लोग भाई प्राइवेट जेट वाली जनरेशन हो गए. मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो बस में भी चलूँ, मैं तो हर जगह जाती हूँ, है ना. लेकिन आजकल जो जनरेशन है वो क्विक चाहिए, उनको सब चीज़ें क्विक चाहिए. तो वो क्विक प्रोसेस में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कभी लिम्बो में ना फंसना. हमेशा शैमन, एक जो वर्ड है ना, शामन, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. आपका जो गुरु होता है, शामन इज अंग्रेजी और नेटिव वर्ड. हमारी जो गुरु सभ्यता होती है, जब मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं तो वो आपसे एक ऊपर वाले उस पे बैठा होता है, बोलते हैं नॉलेज पे, तब जाके, ताकि आप जब आप हर जगह पे ऐसे जा रहे हो, आ रहे हो, किसी ऐसे दरवाजे में ना जाके अटक जाओ कि आप वहाँ से बाहर ही ना निकल पाओ, तो वो आपकी मदद कर देते हैं. तो जब आप ये सेरेमनीज़ या ये हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ करें, तो साथ में एक गुरु या शामन का होना बहुत ज़रूरी है.
बट वो स्पिरिचुअली यूजेज जो होता है उसमें आपका दोस्त भी हो सकता है, उम्र से क्या करना, अगर उसका एक्सपीरियंस उस चीज़ में ज़्यादा है तो येस इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल प्लांट, वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लांट्स ऑन द प्लानट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर लाइफ? कैसा लग रहा है, कैसा जा रहा है, कैसा हो रहा है? मेरी ज़िंदगी के साथ क्या बहुत आई थिंक सो धरती पे 2020 से 2022 सबके लिए बहुत अलग ही साल रहा है। मुझे तो ऐसा लगा है कि मैंने वापस जन्म लिया है, लेकिन भगवान ने सेम बॉडी दे दी और सारे कार्मिक साइकिल्स उसी हिसाब से। तो आज की तारीख में मैं ये बोलूँगी, मैं 30 साल की हुई हूँ, तो वापस से मुझे 1 साल वाली फीलिंग आ रखी है, लेकिन फीलिंग और एक्सपीरियंस बहुत अलग चीज़ होती है। तो लाइफ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटी बच्ची ज़रूर हूँ, मन से रहूँगी, और वही सारे गुरु भी सिखाते हैं, अपना अंदर का बच्चे को जीवित रखो, लेकिन अपनी आत्मा को अपने पूर्वजों के साथ जोड़ के रखो। ये चीज़ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, इसीलिए मैं हिमालय में भी कुछ वक्त बिता रही थी। अब हो सकता है होपफुली हमारे पूर्वजों की जो नॉलेज है, जो चीज़ें हैं, लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि मेरी इंग्लिश, हिंदी, और मैं कनेक्ट हो जाती हूँ दादी दादा लोगों से, तब उनको अगर कुछ ट्रेडिशनल अपने वेज ट्रांसफ़र करने हैं नॉलेज को, हम अगर उसको लिख सकते हैं। एक इंसाइक्लोपीडिया हमारे ट्रेडिशनल नेपालीज मेडिसिन का भी अवेलेबल है, लेकिन भांग से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड। सो होपफुली मैं उसमें भी अपने आप को देख सकती हूँ। मैंने इंडिया में ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे काम किया है, तो आई थिंक माई लाइफ इज़ गोइंग इन द एग्जैक्ट डायरेक्शन जो मैंने एक टाइम पे एनविजन किया था, मोस्ट रूरल प्लेसेस में, यही सब चीज़ों के बारे में, गांजा, भांग, भगवान। What is the practice, I mean, spiritual practice that you do? I meditate, but more than meditate, मेरे जो जीवन है मैं उसको सोचती हूँ एक लिविंग मेडिटेशन है। Right. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Wonderful. और मैं इसलिए ये चीज़ ऑडियंस से बोलते हुए कह रही हूँ, हमने आजकल रिचुअल्स और सेक्रेमेंट्स का इतना लिस्ट बना लिया है कि हम अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग रखते हैं उससे। हम डुअल लाइफ जी लेंगे, हम लोगों का बिजनेस में गला काट रहे होंगे, पति पत्नी आपस में लड़ रहे होंगे, अफेयर कर रहे होंगे, लेकिन जाके हम दान कराएंगे, लेकिन हम जाके भगवान से माफ़ी मांग लेंगे। माफ़ी तो मांगे गलती जब होती है, लेकिन अपने जीवन को क्यों नहीं हर रोज़ उसी तरह से जीने की कोशिश करें। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत कुछ चला जाता है ऐसा लगता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो आपके साथ ही रहता है। तो मेरी लाइफ का मंत्रा तो वही। आप दिल्ली से हैं, फिर बॉम्बे में भी रही। मैं ये बोलूँगी कि मैं हूँ हर जगह से और कहीं से भी नहीं। What I want to tell ask is, जब आप हिमालय में गई, हिमालय के कृषक से, किसानों से रहना हुआ, simple people, simple life, they are like sand, isn't it? So वहाँ का रहना कैसा है? सबसे बढ़िया। मतलब मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्या चाहेंगी करना अगर आज आपके पास है ना सारी चीज़ें रिसोर्सेज हों, कोई ऐसा बिल्कुल रिमोट गांव जहाँ पे इसी तरह से जो लोग पिछले रूट्स में अपने एंसेस्टर्स के लाइफस्टाइल में आज भी जी रहे हो, वैसी ही जगह पे उनके साथ उनके चीज़ें जीना और रहना, क्योंकि वो आज भी लिविंग मेडिटेशन कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। लिविंग मेडिटेशन, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल टर्म। So that, and this is something right from Swami Vivekananda, Lahiri Mahasya, Mahavtar Babaji, everyone from the Nath Sampradaya, you know, living meditation. Life itself is, their life is a meditation, कर्म योग बेसिकली है, तो वो भी योग अध्यात्म ही है, लेकिन हम फिर वही हो जाता है ना, डुअलिटी नहीं, एक ही लाइफ है। जब यहाँ पे आप एक एक चीज़ जो है, आपका खाना भी उसी से रिलेटेड है, आपका सोचना भी उसी से रिलेटेड है, आपका सोना भी उसी से रिलेटेड है, और आपका कमाना भी उसी से रिलेटेड है। वैसे नो टू थ्योरीज फॉर डिफरेंट थिंग्स। प्राइवेट लाइफ में एक थ्योरी रखेंगे,
प्रोफेशनल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ में एक थ्योरी रखेंगे नहीं। आपके जो उदय प्लान्स है फॉर फ्यूचर, बिकॉज आपने जब ये हेम्प के बारे में कह रही थी तो आई वाज थिंकिंग लाइक हेम्प के संबंध में एक यूनिवर्सिटी ही खोला जा सकता है, एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ही किया जा सकता है। डू यू हैव प्लान्स फॉर दैट? You actually said the most ultimate dream of mine. So I wanted to, or I still rather want to open cannabis, cannabis institute and research development center. Okay. अब ये वो हो जाता है जो जितने भी इंडिया है, एशिया रादर आई वुड से, नेपाल है साथ में, श्रीलंका है, ये सारी जगहों पे ऑलरेडी बहुत कुछ इस्तेमाल हो रहा है और एंशिएंट नॉलेज है। उसको कलेक्ट करके 150 कॉलेजेस हैं यूएस में जहाँ पे कैनबिस से कोर्सेज हो रहे हैं। 5 सिर्फ और सिर्फ गांजा और भांग की यूनिवर्सिटी हैं। तो जो हिस्ट्री उनको पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस एंड एंशिएंट वेज, ऑर्गेनिक वेज टू डू द सेम थिंग, उससे रिलेटेड आज की तारीख में सारे फार्मर्स उनके टीचर हो सकते हैं, सारी दादियाँ उनकी क्या कहते हैं को टीचर्स हो सकती हैं, है ना, एडवाइजर्स हो सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ ड्रीम कैनबिस एजुकेशन। बट सपने आपके अगर अपने लिए हो तो आप अकेले अकेले कर सकते हो। डू यू हैव वेबसाइट? यस, hempvati.com. hempvati.com. So अगर कोई हमें देख रहा है, they want to more dive deep into it, so they can go to your website. You can go to my website www.hempvati.com. उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे हेम्पवती HEMPVATI, यूट्यूब पे हेम्पवती HEMPVATI फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे भी हेम्पवती के नाम पे है। अगर आप मेडिसिनली बात करना चाहते हैं, आप रिपोर्ट्स भेज सकते हैं hempavati@gmail.com पे। एंड हम वंडरफुल आज 11,500 पेशेंट्स हैं जिनको मैंने काउंसिल और कंसल्ट किया है भांग से बनी दवाइयों के लिए। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उनको मेडिसिन। इंडिया में कुछ 10 डॉक्टर्स हैं जो ऐसा जुड़ के हमारे साथ कर रहे हैं। 3 तो मेजरली जिनके साथ ऑलमोस्ट हर रोज़ का काम हो जाता है। यूएस में कई डॉक्टर्स हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं। एंड नेपाल के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं यूएस में जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। निरंजन जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई पेशेंट होगा कैंसर या HIV स्पेशली बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, लेकिन अगर सोराइसिस जैसी बीमारियाँ भी हैं, हम डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें एक प्रोग्राम में भी जाना है संग ही, इसीलिए हम ये इंटरव्यू को अब इन करेंगे, लेकिन आई एम नॉट डन विद इट। आई रियली वांट टू टॉक मोर अबाउट इट। थैंक you very much for your precious time and knowledge that you have acquired. It was such a great honor to have you in our show, and I expect to have one more interview with you today, tomorrow, probably, because we will dive more into it. At last, do you want to say share something? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, पशुपतिनाथ की सेविका इज़ समथिंग दैट मैं बहुत टाइम से बोलती थी और मैं नहीं आई थी, ना नेपाल आई थी इस तरह से बड़े होने के बाद। देयर इज़ नथिंग मोर दैट आई वांट इन लाइफ, यू नो, पर से। सेवा भाव है। अगर आपको कभी लगे, आप लोगों को लगे कि मैं उस काबिल हूँ, तो ज़रूर जुड़े। बाकी तो बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। Lovely. Thank you very much for your time. I'm really honored. Thank you. Also, Darshak Bin, I hope you liked this interview, and if you want to know more about her, go Google just Hempavati and you will find lots of plethora of things in internet. How's the कार्यक्रम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.